गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीए में आपको सब्जेक्ट क्रियान्वित करवा रही हूँ। आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट में जो अपना टॉपिक चल रहा था पहले, वो टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। तो आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करवा रही हूँ। मैं पहले आपके थे प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के संसाधन था इससे पहले चल रहा, और वो प्रकृति संसाधन आपके खत्म हो चुका है। अब आज आपका नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे सरकार द्वारा जो भी हमारे समाज द्वारा जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं, और उसके साथ हमारा पर्यावरण यानी कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं और जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में हमारे में पर्यावरण को किस तरीके से हानि पहुंच रही है और किन किन कारणों से पहुंच रही है, और उस पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे बचा सकते हैं, जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो जो हमारा इसमें है, सबसे पहले इसकी क्या है, इसमें भूमिका, जो हमारे सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण को एक नंबर की सबसे पहले भूमिका है। इसमें क्या है, भूमिका, सामाजिक मुद्दों की भूमिका एक नंबर। तो इसमें सामाजिक मुद्दों की हमारी जो भूमिका है उसमें एक नंबर, जैसे कि जो हमारे सामाजिक मुद्दों की जो हमारी भूमिका क्या है इन मुद्दों की। एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो जो मानव है वो क्या है, सुविधा है किसके लिए, पर्यावरण के लिए। एक तरफ तो मानव है जो क्या है, सुविधा है पर्यावरण, तो दूसरी तरफ जो पर्यावरण का संरक्षण है, तो दूसरा क्या है, एक तरफ तो मानव सुविधा है तो दूसरी तरफ उसका क्या है, संरक्षण है। एक तरफ सिंचाई व्यवस्था है, एक तरफ क्या है, सिंचाई व्यवस्था है, तो कृषि और उसके लिए क्या है, बड़े बड़े बांध भी आवश्यक है। यानी कि अगर हम सिंचाई करते हैं तो उसके लिए जो बड़े बड़े बांध भी आवश्यक हैं। उसके साथ ही जो हमारी दूसरी और पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। यानी कि जो भी हमारे मानव की जो भी सुविधाएं हैं, अगर मानव को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो पर्यावरण से मिलती हैं, और पर्यावरण से में जो भी उसकी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सुविधाएं पर्यावरण को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। वो जो भी मानव की सुविधाएं वो क्या कर रही हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचा रही हैं। जैसे कि हम जो भी लकड़ी वगैरह चलाते हैं, ईंधन काटते हैं, ईंधन काम में लेते हैं, तो वो क्या है, पर्यावरण का उससे हास हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम कृषि करते हैं तो कृषि के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और उन बांधों को बनाने के लिए हम काफ़ी मात्रा में भूमि को क्या करते हैं, भूमि का कटाव करते हैं, साथ ही हम वनों का भी कटाव कर रहे हैं और जंगलों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो इससे जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। उसके साथ ही जो हमारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा तथा इसके साथ ही जो मनुष्य है अपने जो अत्यधिक प्रदूषण भी फैला रहा है, किसके माध्यम से, कल कारखानों के माध्यम से। यानी कि अगर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कुछ क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं में जैसे वो उद्योगों का अत्यधिक प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही जो कारखाने भी आवश्यक है, कारखाने जो भी उसकी ज़रूरतें, मनुष्य की ज़रूरतें, उनके लिए कारखाने भी आवश्यक है। रोजगार के लिए इन कारखानों की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है तो उसके लिए उसे धन कमाने के लिए रोजगार भी चाहिए, और रोजगार उसको कारखानों आदि में मिलते हैं, और उन कारखानों से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण है उसको हानि पहुंचाता है। प्रत्येक छोटी बड़ी इकाई जो भी है, यदि प्रदूषण शोधक से अंतर लगा है, अगर जो भी हमारी प्रत्येक इकाई में अगर कोई प्रदूषक से अंतर, यानी कि उसको जो भी प्रदूषक से अंतर, अगर यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वहाँ से अगर हम उसका नहीं सही तरीके से निस्तारण करते हैं तो वो भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकता है। उसके साथ ही उसका निर्मित उत्पादन भी कीमत बढ़ती है। अगर जो भी हम इसको निस्तारण के लिए जो भी हम पर्यावरण के जो भी वेस्ट मटेरियल का निस्तारण करने के लिए अगर हम कोई संयंत्र लगाते हैं तो वो संयंत्र है वो उसमें निर्मित उत्पादों की जो भी है कीमत बढ़ती है, जिसका असर फिर पर क्या होता है, समाज पर बढ़ता है। अगर कोई चीज़ बाजार में महंगी होती है तो वो आम जनता के लिए भी क्या होती है, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, अगर उनके पास क्या पर्याप्त साधन नहीं है। उसके साथ ही जनसंख्या बढ़ रही है, अधिक लकड़ी, अधिक जल और अधिक कागज तथा अधिक खदानों की आवश्यकता है। यानी कि खाद्य सामग्री भी आवश्यक है, अधिक मात्रा में चाहिए। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, यदि रासायनिक खाद नहीं देंगे तो जो हमारे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हम
अगर जो रासायनिक खाद अपनी कृषि को उगाने के रासायनिक खाद वगैरह नहीं देंगे, तो वो जो भी हमारे कीटनाशी हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो इससे हमारी जो पैदावार नहीं बढ़ेगी, परंतु इसके प्रयोग से जो हमारे पर्यावरण पर क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं। अगर हम अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो भी हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम उद्योग धंधों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो भी हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम कृषि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो भी हमारे पर्यावरण को दूषित होता है, जिससे हमारा भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अर्थात समाज में एक कारक दूसरे कारक पर और तीसरे कारक पर इतना प्रभावशाली है, यानी कि एक कारक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर इतना प्रभाव है। यदि इन आयामों को ध्यान में रखकर न चला जाए, तो बड़े से बड़े सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं, बनते हैं। बड़े से बड़े इससे क्या होते हैं, सामाजिक मुद्दे बनते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है, यानी कि अस्थिर से सुस्थिर और विकास, किसके और अस्थिर से किसकी और विकास है, अस्थिर से, इसमें दूसरा पॉइंट है, अस्थिर से, अस्थिर से, स्थिर से सुस्थिर, अस्थिर से सुस्थिर की और विकास, अस्थिर से सुस्थिर की और विकास। दूसरा पॉइंट इसमें अस्थिर से सुस्थिर की और विकास, यानी कि हमारे पर्यावरण, हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण एक क्या है, पूरा तंत्र है। हमारा पर्यावरण एक पूरा तंत्र है, जिसमें क्या क्या चीजें, जिसमें वायु है, भूमि है, मृदा है, जल है, सागर है, पर्वत है। पर्वत किसी की भी महत्ता एक दूसरे से क्या है, कम नहीं है। यानी कि जब हमारे पर्यावरण, हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, सब जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितनी भी चीजें हैं हमारे पर्यावरण में, जैसे कि भूमि होगी, जल होगी, वायु होगी, पर्वत हो गए, किसी की भी महत्ता है एक दूसरे से कम नहीं है, जबकि ये सभी जीवन मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। और पर्यावरण मानव अपना विकास करता है, और उसी पर्यावरण में मानव क्या करता है, अपना विकास करता है। पर्यावरण की रक्षा व मानव विकास, यानी कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा और मानव विकास एक साथ कैसे हो, इसके लिए एक विश्वव्यापी बहस छिड़ी हुई है। यानी कि जो मानव विकास है, मानव विकास और जो पर्यावरण दोनों ही जो आज के विश्वव्यापी क्या है, आज इन पर दोनों पर एक विश्वव्यापी बहस छिड़ी हुई है। अस्थिर विकास वह है, कौन सा अस्थिर विकास, कौन सा अस्थिर विकास है, जो वह है अस्थिर विकास वह है जिसमें विकास की एक दूरी, जिसमें क्या एक विकास की एक दूरी की ओर ध्यान रखा जाए, तो दूसरी दूरी को क्या कर दिया जाए, असंतुलित कर दिया जाए। यानी कि अगर हम अपने जीवन से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कृषि करते हैं, कृषि की बढ़ोतरी के लिए हम अगर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, यानी कि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते, तो इससे हमारी कृषि में बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे कि अगर हम एक चीज का विकास करते हैं और दूसरी को हानि पहुंचाते हैं, तो अस्थिर विकास कहलाता है। और जैसे कि किसी विशेष संयंत्र के लिए प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित घोषित कर दिया जाए, तो उसकी संपदा का उपयोग किया जाए, तो रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे। कैसे कि जैसे अगर हम कल कारखाना जाए, जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, अदरवाइज दूसरी जो चीज़ें अगर हम उनको बंद कर दें, तो इससे जो हमारी मानव की जरूरतें हैं वो उसे पूरी नहीं हो सकती, उनके साथ ही हमारा जो रोजगार है वो भी बंद हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक चीज को बंद करते हैं, तो उसके साथ दूसरी चीज को भी क्या होती है, हानि पहुंचती है। तो उसके बाद जैसे कि सिर्फ आर्थिक विकास किया जाए, तो पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान न दिया जाए। अगर हम सिर्फ पर्यावरण अगर हम सिर्फ आर्थिक विकास का ही ध्यान रखें, यानी कि हमें जो इमारती लकड़ी वगैरह चाहिए, अगर हम लगातार पेड़ों का विनाश करते रहेंगे,
तो इससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो क्या होगा, धीरे धीरे पर्यावरण को दूषित होता जाएगा। और सिर्फ हमें आर्थिक विकास के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, वरन हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा का पर भी ध्यान देना जाए। इससे क्या होती है, स्थिरता उत्पन्न होती है। यदि असंतुलित विकास किया जाए, यानी कि अगर हम असंतुलित विकास करते हैं, अगर हम अपना सिर्फ मानव है जो अपने हित के लिए कार्य करता रहता है लेकिन पर्यावरण को नहीं बचाता, लगातार पर्यावरण को क्या है, हानि पहुंचा रहा है, तो उसके विनाश के परिणाम जल्दी ही हमारे सामने आने लगते हैं। कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिनसे कि शिक्षा लेकर पिछले कुछ वर्षों में सुस्थिर विकास की धारणा क्या है, उभर कर सामने आई है। यानी कि कई इस प्रकार की जो हमारी घटनाएं हैं जिनसे शिक्षा लेकर, यानी कि हमारी जो पिछली जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अब उनसे हमें शिक्षा लेकर जो हमारे उन वर्षों का सुस्थिर विकास की धारणा उभर कर हमारे सामने आई है। और जो हमारे स्थानीय, यानी कि जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे जो स्थानीय हो गए, राष्ट्रीय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गए। राष्ट्रीय यानी कि हमारा देश, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे देश हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषय में क्या की जा रही है, गोष्ठियाँ की जा रही हैं, यानी कि जिस हम ग्राम सभा में या जिस देश में रहते हैं, अदरवाइज दूसरे जो हमारे देश हैं, उन देशों में हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक प्रकार की क्या गोष्ठियाँ, सम्मेलन और सुस्थिर विकास की आवश्यकताओं पर क्या हो रहा है, बल दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा आवश्यकताओं की और बल दिया जाता है, जो हमारा पर्यावरण विकास है उसके विशेष विश्व आयोग, जो हमारे पर्यावरण में विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987, अपनी रिपोर्ट जो हमारा की विश्व आयोग है, कौन सा है हमारे पर्यावरण विश्व आयोग, कौन सा आयोग, विश्व आयोग, कौन सा आयोग हो गया, विश्व आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। कब दी है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है 1987 में। कब दी है, 1987 में विश्व आयोग ने हमें एक रिपोर्ट दी है 1987 में। यानी कि रिपोर्ट में सुस्थिर विकास का सामान्य सिद्धांत में यह बतलाया गया है, यानी कि जो हमारा विश्व आयोग हुआ था उन्होंने 1987 में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान पीढ़ी क्या है, यानी कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो ये हमारा वर्तमान चल रहा है, उस पीढ़ी में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण की क्षमता पर विपरीत असर न डाले, यानी कि हमारे पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। यानी कि जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारा पर्यावरण है उसके पर विपरीत असर न डालें। और उसके साथ ही विकास की स्थिरता, यानी कि उसके विकास की स्थिरता, दृढ़ वह संतुलन तभी होता है जब प्राकृतिक साधनों का दोहन, यानी कि हमारी स्थिरता, दृढ़ता वह संतुलन तभी आते हैं जब प्राकृतिक साधनों का दोहन, संरक्षण व विकास वर्तमान व भावी पीढ़ी, किसकी वर्तमान व जो हमारी भावी पीढ़ी है के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। यानी कि अगर हम पर्यावरण का प्रयोग करते हैं तो हम पर्यावरण का प्रयोग करते समय हम अपने विकास, यानी कि पर्यावरण में संतुलन, अगर हम अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, उसका हमें अत्यधिक मात्रा में दोहन नहीं करना चाहिए। उनके साथ ही हमारे जो प्राकृतिक साधनों का भी हमें दोहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका संरक्षण करना चाहिए। उसके साथ ही वर्तमान और भावी दोनों ही हितों, यानी कि हम अपने वर्तमान और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है दोनों को ही ध्यान में रखते हुए आचार्य जो हमारे महाप्रज्ञा के अनुसार गैर टिकाऊ, यानी कि जो हमारे आचार्य प्रज्ञा के अनुसार जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन से आचार्य महाप्रज्ञा, उन्होंने कहा है कि गैर टिकाऊ या सुस्थिर, यानी कि गैर टिकाऊ और सुस्थिर दोनों के क्या है, अनियंत्रण एवं असंतुलित विकास परमाणु सर्वनाश से भी कई गुना अधिक भयावह होता है। यानी कि जो हमारे परमाणु बम हानि, जिस तरह परमाणु हमारे बम हमारे को हानि पहुंचाते हैं, अगर हम पर्यावरण
को हानि पहुंचाएंगे तो ये विनाश उससे भी कहीं अधिक भयंकर होगा, जो कि हमारा अगर हम हमारे पर्यावरण को असंतुलित करते हैं या अनियंत्रण लाते हैं तो ये हमारे जो परमाणु बम है उसके सर्वनाश से कई गुना अधिक होगा, और जो हमारी विकास प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में ये जो हमारे विकास के जो एरिया विकास प्रक्रिया है, जो हमारी विकास प्रक्रिया को भी को सभी क्षेत्रों में एक सूत्र जो एक ही सूत्र या एक ही फॉर्मूला पर नहीं चलाया जा सकता। जो हमारी विकास की प्रक्रिया है उसको केवल एक ही सूत्र या एक ही फार्मूले से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि एक ही क्षेत्र की प्रकृति व मानवीय समस्याएं क्या हैं, यानी कि जिस पर्यावरण जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक समस्या और उनके पर्यावरण को हानि हो रही है, उनकी क्या कारण है। उसके साथ ही जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं जो क्यों हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं एक ही क्षेत्र में प्रकृति व मानवीय जो समस्याएं क्या हैं, उसके साथ ही जो हमारी आवश्यकताएं हैं क्यों हैं, और गरीबी, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति क्या है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही सुस्थिर विकास हो सकता है। यानी कि जो ये हमारी प्रकृति की जो हमारी मानवीय समस्या है वो उसको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ ही हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं जिनकी हमारे समाज की आवश्यकताएं क्या क्या है, और जो हमारे देश की हमारे समाज में गरीबी है और जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उनकी आर्थिक स्थिति, हमारी जनसंख्या की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही सुस्थिर विकास हो सकता है। और सुस्थिर विकास का उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन है, यानी कि जो हमारा सुस्थिर विकास है उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि मानव जो है, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके माध्यम से करता है, पर्यावरण के माध्यम से करता है, और वह हमेशा ही पर्यावरण का ह्रास करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसमें जो सुस्थिर का विकास या उसमें जो उद्देश्य प्राप्त करना कठिन है, किंतु उसमें क्या है, असंभव नहीं है। उसके बाद जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन सेकंड हुआ था, यानी कि जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन सेकंड हुआ था वो दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के उबुत गांव, कौन से, उबुतू गांव में, दक्षिण अफ्रीका। ये हमारा सेकंड सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है, ये हमारा द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय जो हमारा सम्मेलन था दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, कौन सा, जोहान्सबर्ग के गांव कुतुब, वहां पे कुतुब, जो दक्षिणी अफ्रीका जो उसका शहर है, दक्षिणी अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग का उबतू गांव है, जो उनका कौन सा गांव है, उबतू गांव, उबतू गांव। और कब हुआ था ये उबतू गांव में, 26 अगस्त 2000, 26 अगस्त 2002 से 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक चला, 2002 तक चला। कब तक, ये 26 अगस्त और 4 सितंबर 2002 तक चला, यानी कि 10 दिन तक चला। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जो टिकाऊ विकास हासिल करना, जो किसके प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति टिकाऊ जो है उसका विकास हासिल करना। इस सम्मेलन का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था हमारे पर्यावरण का टिकाऊ विकास करना, और इसके साथ ही एक वृहद अवधारणा अतः इसके अंतर्गत आने वाले जो सभी
क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति द्वारा ही इसे हासिल किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे जो संतुलित प्रगति है उसके द्वारा इसको हासिल किया जा सकता है। और जो हमारे मानवीय स्तर है, मानव के विकास का जो स्तर है, मानव विकास के स्तर को ऊंचा हो, तो यह आवश्यक नहीं कि पर्यावरण के मानक में भी उच्च स्थान प्राप्त हो। यानी कि अगर हम मनुष्य का उच्च विकास चाहते हो तो उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी उच्च विकास होना चाहिए। और इसके साथ ही यदि एक देश का मानवीय विकास है अगर नीचे स्तर का होता है, अर्थात काफी संख्या में अगर किसी देश का जो मानवीय विकास है वो नीचे स्तर का होता है, तो काफी संख्या में वहाँ पे जो लोग होंगे वो क्या होते हैं, निरक्षर पाए जाते हैं। जहाँ पे अधिक साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं तो उसी समाज का विकास होता है। अगर जिस समाज में सबसे ज्यादा निरक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, काफी संख्या में निरक्षर पाए जाते हैं तो उस समाज का विकास नहीं माना जाता। उनके प्रति व्यक्ति आमदनी भी क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर जिस एरिया में, जिस समाज में निरक्षर व्यक्ति ज्यादा हैं तो उनकी जो आमदनी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तथा अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, गरीब होते हैं, तो वे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए वो क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण के माध्यम से ही अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और गरीबी प्रदूषण का जो है मुख्य कारण बन सकती है। लोग वृक्षों की कटाई करने लगते हैं ताकि वो जलाऊ लकड़ी बेचकर अपनी जीविका का क्या कर सके, उपार्जन कर सके और ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मानवीय विकास का स्तर ऊंचा हो तो पर्यावरण की गिरावट का खतरा बना रहता है। अगर मानव का विकास स्तर ऊंचा होने पर भी पर्यावरण गिरावट का खतरा बन सकता है। जैसे विकसित औद्योगिक देशों में मानवीय विकास स्तर हो जाता है तो स्वस्थ शिक्षा, आमदनी स्तरों में बढ़ जाने से भी उनमें ऊर्जा की खपत अधिक और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा ज्यादा होने से वो क्या करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस की जो गैसों की वजह से प्रदूषण ज्यादा फैलता है, जो भूमंडलीय प्रदूषण का अंग होने के कारण विकसित देशों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो आज मैंने जो बताया है इसमें आपको मैंने स्थिर व सुस्थिर विकास के बारे में बताया था। जो आगे बचा है जो मैं आपकी कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास जो है आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।